चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। इससे पहले हमने जो है केमिकल काइनेटिक्स, बल गतिकी के बारे में देखा और वहाँ पर हमने बेसिकली जो भी कारक हैं प्रभावित करने वाले, रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर कैसे लिखी जाती है, उन सभी चीज़ों को हमने जो है डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अब जो है हमारा अगला पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम रासायनिक साम्यावस्था सब बोलते हैं। सबसे पहले हमको ये शब्द जो है, ये टर्म जो है इक्विलिब्रियम को हमको समझना पड़ेगा कि साम्यावस्था है क्या। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो मैं ये इसको लिख रहा हूँ बैलेंस जो है कंडीशन, संतुलन एक प्रकार से, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? संतुलन, ठीक है। तो बैलेंस जो कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन या संतुलन अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में? इक्विलिब्रियम साम्यावस्था बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गार्डन गए होंगे और गार्डन में आपने देखा होगा कि दो बच्चे क्या हो रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, वो सी सॉ जो होता है, और उसमें आप देखते हैं कि बच्चे एक साथ, अगर मान लीजिए कोई एक नीचे कोई एक ऊपर, ये जो चलते रहता है, अगर मान लीजिए दोनों एक बराबर आ गए, ठीक है, जो आप देखते हैं बेसिकली वो इस प्रकार से कुछ होता है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है बैलेंस कंडीशन को शो कर रहा है, एक प्रकार से संतुलन की अवस्था को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एट इक्विलिब्रियम, मतलब इस कंडीशन को हमने क्या बोला? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोला। अर्थात इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पर कोई चीज़ क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया सिस्टम का, वो बेसिकली क्या होता है? कोई भी चेंज नहीं दिखाता है। अर्थात ये वैसी कंडीशन है, ऐसा प्रोसेस, अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम किसी प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ गुण जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, सांद्रता हो गया, दाब, ताप, सांद्रता, इनमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। अर्थात इक्विलिब्रियम इज द प्रोसेस इन विच certain properties like pressure, temperature, concentration is not going to change। इसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है, नियत है। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ गुण जैसे कि दाब, तापमान और सांद्रता कोई परिवर्तन नहीं दिखाती, अर्थात वह उसका मान क्या होता है? नियत होता है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था, या हम बोलते हैं उसको इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपको ध्यान समझना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम जो है आपका ये फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है? केमिकल हो सकता है। अर्थात या तो आप भौतिक साम्यावस्था की बात कर सकते हैं या तो आप रासायनिक साम्यावस्था की बात कर सकते हैं। हालांकि हमको पढ़ना रासायनिक साम्यावस्था है, लेकिन इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो पहले तो हमने इस टर्म का मतलब समझ लिया कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन होता है। और अगर हम एक्चुअली डिफाइन करें तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ गुण या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो कांस्टेंट होती है, जैसे कि नियत होती है, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। ये सब चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी, कांस्टेंट होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम का स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये दो टाइप से होता है आपका, एक तो होगा फिजिकल और एक होगा केमिकल। तो फिजिकल कब हम बोल रहे हैं? मान लीजिए कोई चेंज हो रहा है, मान लीजिए कोई सर्टेन प्रोसेस है और उस प्रोसेस में केवल फिजिकल चेंजेस हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल फिजिकल चेंज। अभी आपको ये समझना है कि मैं प्रॉपर्टी की चेंज होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई सर्टेन प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं बेसिकली फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस।
कुछ समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने सिंपल डेफिनेशन बोल दिया है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई हमने एक जो है एक बर्तन ले लिया है, मान लीजिए पात्र ले लिया, एक वेजल्स ले लिया है, और उसमें हमने क्या ले लिया है, बेसिकली वाटर ले लिया है। क्या ले लिया है? वाटर, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है? H2O। किस स्टेट में है? लिक्विड, द्रवीय अवस्था में है। और इसको आप क्या कर रहे हो? इसको आप कर रहे हो गर्म, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। और आपने एक काम और क्या किया है? एक काम आपने किया है कि इस वेजल्स को आपने ढक दिया है, पैक कर दिया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसके मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर जो है क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? H2O बेसिकली क्या हो गया? वेपर फेज में, मतलब गैसियस स्टेज में हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि शुरुआत में तो क्या हुआ कि H2O जो है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? ये बन रहे हैं वेपर, ठीक है। और लेकिन क्योंकि हमने कुछ भी चीज़ को बाहर निकलने से रोक दिया है, यहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं हो रही है, इन दैट केस जब यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारी गैस, जो भाप है, वाष्प है, वो बन जाएगी। उस स्थिति में प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पर गैस बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर क्रिएट होगा। और जब प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये गैस भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा स्टेट जब H2O जितना अमाउंट में गैस बन रहा है, उतने ही अमाउंट में H2O वेपर जो है वो क्या बनना शुरू हो गया? लिक्विड बनना शुरू हो गया। और जब ये दोनों प्रोसेस इक्वल हो गए तो इसको हमने क्या बोला? इक्विलिब्रियम बोला। इसको हमने साम्य अवस्था बोली। अब ये कैसी साम्य अवस्था है? ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है। स्टेट में चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन हो रहा है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था और गैस अवस्था से द्रव अवस्था, ठीक है। बोलने का मतलब सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में बेसिकली क्या कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर ये, तो इसको हमने क्या बोला? फिजिकल इक्विलिब्रियम बोला, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, बेसिकली सर्टेन केमिकल रिएक्शन होगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। जैसे अच्छा, इक्विलिब्रियम को शो करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि H2O जो लिक्विड है वो बेसिकली क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो उसको मैं कैसा लिखूँगा? H2O बेसिकली गैस। अब आप देखिए जितना H2O लिक्विड H2O गैस में हो रहा है, उतना ही H2O गैस लिक्विड में हो रहा है। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझिए कि मान लीजिए, अच्छा ये कंडीशन किस में होगी? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में होगी। अगर मैं बोलूं भाई कि H2O है और H2O लिक्विड है, और यही लिक्विड जो है कुछ देर में जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वही जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और बराबर अमाउंट में हो रहा है, इक्वल अमाउंट में हो रहा है, तो ये किस में होगा? स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर में, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो? बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, सेम वहीं पर होता है। तो गलनांक उसको बोल सकते हैं, हिमांक बोल सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो है दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी उसी टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर में। टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होगी इक्विलिब्रियम में। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये फिक्स्ड टेम्परेचर में, फिक्स्ड प्रेशर में हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर इतनी बात? अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो हमने यहाँ बोला, ये पूरी बात हमने की किसकी? फिजिकल चेंजेस की बात की। फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर और इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, बैलेंस कंडीशन आ रही है, तो इसको हमने क्या बोला? फिजिकल इक्विलिब्रियम बोला। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि केमिकल हमको समझना है, तो केमिकल क्या है, तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ और उस इक्वेशन के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर है A कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B इज गोइंग टू चेंज इन स्मॉल x कैपिटल X प्लस स्मॉल y कैपिटल Y। ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर कोई दो सब्सटेंस A एंड B एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं X एंड Y। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इस प्रकार में अगर मैं यहाँ पर साइन लगा दूँ इस प्रकार से, तो मैं क्या बोलूँगा? जितना ये जो है
A+B कन्वर्ट हो रहा है इसमें, उतना ही ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और ये बैलेंस कंडीशन पे है, तो उसको हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोला। अब इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझनी है कि जब हम इक्विलिब्रियम के स्टेट की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस यहाँ पर 3 टाइप के केसेस आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम का केस 3 टाइप से आप समझ सकते हैं। ये आपको जनरल बुक में नहीं दिखेगी, ये आपको 11th-12th की जो NCERT होगी या 11th-12th की जो भी रेफरेंस बुक होगी आपको वहाँ मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ आपको समझना है। ये 3 टाइप से हो सकता है। कैसे 3 टाइप से, तो आप समझिए, मैं पहला केस लिख, ये तो पहला ही केस हो गया मान लीजिए, ठीक है, कि दोनों यहाँ पर इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक ऐसा कंडीशन लिख रहा हूँ, देखिए ये सेकंड केस में यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने लिखा इस प्रकार से कुछ, ठीक है, ये बड़ा लिखा और ये छोटा लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मान लीजिए इक्वेशन पे यहाँ पर स्मॉल x कैपिटल X प्लस स्मॉल y कैपिटल Y, ये हमने लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने क्या बोला, तीसरा केस मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, और मैंने क्या किया कि इस साइन को नीचे छोटा बड़ा बनाया और इसको यहाँ पर क्या बनाया, छोटा बनाया। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ये देखने को मिला। तो इक्विलिब्रियम के 3 आपको अलग अलग स्टेज देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसका क्या मतलब है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं दोनों साइन लगा दिया हूँ, इधर भी एरो इधर भी एरो, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे है, हमने बोला कि यहाँ पर इक्वल कंसंट्रेशन है, मतलब जितना ये बन रहा है उतना ही ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप ये समझिए कि शुरुआत में मान लीजिए आपने A+B जो है ये लिया, रिएक्शन इस शुरुआत हुआ, जब शुरुआत हुआ ना रिएक्शन, तो शुरू से ही आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला कि पानी को जब मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड हीटिंग द वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर फेज। तो वेपर फेज में कन्वर्ट होने में वो कुछ समय लेगा, कुछ टाइम लेगा, और जब वेपर बनेगा तब प्रेशर क्रिएट करेगा, तब जाके वेपर भी कंडेंस संघनित होना शुरू हो जाएगा, तब जाके इधर से वेपर बनना शुरू होगा और इधर से वाटर। तो मतलब कुछ समय लगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ है। तो आप समझिए जब इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसका अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और वो तुरंत ही क्या हो गया, रिएक्शन होना शुरू कर दिया और इक्विलिब्रियम को अटेन कर दिया। तो जब इसका जो है ज़्यादा है तो ये जो है कन्वर्ट होगा इसमें, और ये भी कन्वर्ट होगा इसमें, लेकिन ये कम अमाउंट में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम का टाइप है, ठीक है, और ये भी उसी प्रकार से इक्विलिब्रियम का टाइप है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझना इसको है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, या आप एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन चाहें तो ले सकते हैं या इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से जो है इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है। इसी को हम आगे जो है यहाँ पर बढ़ेंगे और डील करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात की हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को समझा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जितना कंसंट्रेशन इसका रहेगा उतना ही इसका रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये केमिकल रिएक्शन रुक गया है। क्यों रुक गया है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 मोल है और ये भी 5 मोल है, और थोड़ी देर बाद भी ये 5 मोल है और ये भी 5 मोल है, फिर कुछ देर बाद देखिए फिर ये 5 मोल है, फिर ये 5 मोल है। तो बोलेंगे आप ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों, इन दोनों का अमाउंट तो सेम है, इन दोनों का अमाउंट सेम है, लेकिन याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है। ये इसको बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, परिवर्तनशील साम्यावस्था। अर्थात यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है ये चल तो रही है लेकिन आपको दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि ये साम्यावस्था में है, उसका कंसंट्रेशन, उसका साम्यावस्था, उसकी सांद्रता क्या होगी, निश्चित होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। दैट इज व्हाई यू कांट प्रेडिक्ट द चेंजेस इन दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा होता है एक्चुअली में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं इसको हमने संज्ञा दी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। परिवर्तनशील जो है ये क्या है, या गतिशील साम्यावस्था, इसको हम यहाँ पर जो है बोला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर जो है मैं बोल देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि क्या गुण हैं साम्य अवस्था के। तो सबसे पहला जो गुण है वो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऑब्जर्वेबल कांस्टेंट जो होते हैं, अर्थात जो हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे जो नियतांक हैं जैसे कि दाब हो गया, ताप हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो सारी चीज़ें हैं, सांद्रता, कंसंट्रेशन, ये सभी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात मैंने ये आपको बता ही दी थी। दूसरी बात हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा, मान लीजिए गैसियस स्टेज में, हम फिलहाल गैस स्टेज की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, वो प्रक्रिया क्लोज्ड वेजल्स में होनी चाहिए, अर्थात कोई भी सब्सटेंस वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में गैस बना और वो गैस वहाँ से बाहर निकल गई, तो गैस जब बाहर निकल गई तो वो गैस जो है कन्वर्ट कैसे होगी फिर बाकी जो जिससे वो बन रहा है, जिससे वो फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल सा मतलब है कि इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए साम्यावस्था को, जो भी प्रक्रिया हो रही है वो क्लोज्ड वेजल्स में होना चाहिए, अर्थात कोई भी सब्सटेंस एस्केप नहीं करना चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये प्रोसेस डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब ये चलता हुआ प्रोसेस है, ये गतिशील प्रक्रिया है, ये रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है। ये मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो ये प्रोसेस होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा, इसमें सारे फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो मैंने आपको बताया शुरू में, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम डिटेल में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर लास्ट में आपको बताऊंगा कैटालिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें। अभी हम आते हैं इक्विलिब्रियम में, समझते हैं। पहले तो हम समझते हैं दो रिएक्शंस के टाइप को। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उत्क्रमणीय, क्या बोल रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको मैं बोलता हूँ। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इररिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपका हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये दो अभिक्रिया को आपको समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को हमको डिटेल में समझने के लिए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बेसिकली क्या होता है, जिन कंडीशंस में, तो आप समझिए यहाँ पर, जिन कंडीशंस में कोई सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D। ठीक है, जिन कंडीशंस में ये जो आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उन्हीं सेम कंडीशंस में ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, बैकवर्ड, मतलब कि जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो और साथ ही साथ रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो एट सेम कंडीशन, सेम कंडीशंस में, सेम मतलब समान शर्तों में, जो भी वहाँ कंडीशंस हैं, जो भी वहाँ पर अवस्थाएं हैं, तापमान की हो, दाबमान की हो, कंसंट्रेशन हो, उन सभी अवस्थाओं में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो और रिवर्स भी रिएक्शन चल रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जबकि इसका जस्ट अपोजिट हम बात कर रहे हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि जब कोई रिएक्शन, मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये A है और ये B है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्मॉल x कैपिटल X प्लस स्मॉल y कैपिटल Y, लेकिन जिन कंडीशन पे ये इसमें बन रहा है लेकिन ये वापस इधर चल के नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये सॉलिड स्टेट में है ना, टुकड़ा ही है इसका मान लीजिए, और जब इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CaO में, और साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ये जो है, अगर तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्लोज्ड वेजल्स में हो रहा है, क्लोज्ड पैक में हो रहा है। ठीक है,
और ये क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हुआ और फिर ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वापस भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो रहा है यहाँ पर सेम कंडीशन पे। याद रखना है आपको कि इसमें हो रहा है सेम कंडीशन पे हो रहा है, तो इसको हम क्या बोला हमने, इसको हमने बोला रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, N2O4 का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये भी गैसियस फेज में है और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका NO2 में। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये बेसिकली किसका है, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। नाउ अब हम बात करते हैं आपका इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, जो बेसिकली अंडर द सेम कंडीशन गोइंग ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, समान शर्तों में वो केवल आगे की ओर जाए या फिर पीछे की ओर जाए, किसी एक ही डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली अनुत्क्रमणीय। मतलब ये यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय है, और ये बाई डायरेक्शनल है, द्विदिशीय है। ये आपको समझना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसका अनुत्क्रमणीय का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे आपको, या मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, कि इसका एग्जाम्पल कैसा हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो प्रेसिपिटेशन वाले रिएक्शन होते हैं ना, जहाँ अवक्षेप बनता है, जैसे मान लीजिए AgNO3, ये आप एक केमिकल ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, जो कि जलीय विलयन उसका ले रहे हैं, एक्वस स्टेट में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है वो किन कंडीशंस में हमने लिया है उसको हमने यहाँ पर लिया है। तो एक्वस मतलब जलीय विलयन, ठीक है, अर्थात पानी मिला के उसमें हमने जल मिला के उसको बनाया है। इसके बाद में यहाँ पर हम NaCl ले रहे हैं। NaCl बोलने का मतलब सोडियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन हमने लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपको मिलता है AgCl, और ये AgCl जो होता है ना, ये अवक्षेप होके नीचे बैठ जाता है तली पे। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और साथ में आपको क्या मिलता है यहाँ पर, तो ये सॉलिड स्टेट में आपको नीचे मिल गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, NaNO3 प्लस NaNO3, ये जो है एक्वस स्टेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति में ना ये दोनों फिर से रिएक्ट करके वापस नहीं जाएंगे, तो इसको हमने क्या बोला, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हमने यहाँ पर बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को। नाउ अब हम समझने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पर जो है समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम को। ध्यान से समझिएगा इसको, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं, कंसेप्ट। ठीक है, इसके पीछे जो सिद्धांत है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए a + b दैट इज इक्वल टू, यहाँ मैं ले रहा हूँ c + d, मतलब a + b बन रहा है c + d में और c + d बन रहा है किसमें, a + b में। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई शुरुआत के समय में मान लीजिए t = 0 फेज में, क्या बोल रहा हूँ मैं, t = 0 फेज में, ये जो है मान लीजिए क्या है, हमने कुछ उसका कंसंट्रेशन लिया है और वो क्या हो रहा है, अभी रिएक्शन करना शुरू नहीं किया है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद में ये क्या होगा, इसमें परिवर्तित होगा और इसमें परिवर्तित होगा। तो अभी मैं ग्राफ के जरिए इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से इस ग्राफ को समझिएगा। इधर हम ले रहे हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं टाइम। आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस प्रकार से, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो है ना, ये टाइम जो है t = 0 टाइम है, जब हमने शुरुआत में लिया है, अभी a + b को लिया ही है, तो ये मतलब क्या शो कर रहा है, a + b को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, c + d, मतलब रेड वाला किसको शो कर रहा है, c + d को। तो आप देखिए ध्यान से कि शुरुआत से ही साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता है। शुरू में क्या होगा, जैसे ही हमने a + b लिया, ये शुरुआत में केवल c + d में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो जैसे ही हम देख रहे हैं a + b कम होते जा रहा है और c + d क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, मान लीजिए ये टाइम जो है उसको हम क्या ले रहे हैं, t1 ले रहे हैं। तो जब t = क्या होगा, t1 हो रहा है, ऑन दैट टाइम ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, c + d भी अब बनना शुरू हो गया, किसमें, a + b में। ठीक है, और मतलब बनना तो शुरू हो गया, जैसे ही a + b बना, c + d बना, और c + d भी a + b में बनना शुरू हुआ। लेकिन इक्विलिब्रियम कब पहुंचा, t = t1 में, अर्थात जितना a + b c + d में बन रहा है उतना ही c + d a + b में कन्वर्ट हो रहा है। इन दैट केस इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब ये जो कंडीशन हमको यहाँ पे मिली ना, इसी को हम क्या बोले हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल रहे हैं।
ठीक है, इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, साम्यावस्था बोल रहे हैं। समझ गया? तो ये केमिकल जो इक्विलिब्रियम हमने बोला, साम्यावस्था बोला हमने, वो इस प्रकार से अटेन होती है। ये उसके पीछे का क्या है, कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है इस ग्राफ के जरिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझ लिया है, तो अब आप इसके गुणों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब इसको भी आप नोट करके रखिएगा, मैं कुछ कंसेप्ट जो है इसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो कंडीशन है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका ये है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, मतलब ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता साम्यावस्था पर क्या होती है, बराबर होती, मतलब कांस्टेंट होती है, नियत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में बराबर नहीं बोलना है, नियत रख है, कांस्टेंट है ये बोलना है। ठीक है, जरूरी नहीं हो बराबर हो, मैंने पहले ही बताया है इक्विलिब्रियम के 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम क्या बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अभिकारकों की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता दोनों क्या होती है, नियत होती है। अर्थात एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अर्थात एक साइड जो जा रहा है उसको हमने फॉरवर्ड रिएक्शन बोला, अर्थात इधर हमने क्या बोला, इसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड, अग्र बोल रहे हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं बैकवर्ड, जिसको हम पश्च बोल रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अर्थात अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या होती है, बराबर होती है साम्यावस्था में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू सेम। ठीक है, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम का स्टेट आपको तभी अटेन होगा, अर्थात साम्यावस्था की स्थिति आपको तभी प्राप्त होगी जब कोई भी सब्सटेंस एस्केप आउट नहीं होना चाहिए। मतलब जिस निकाय में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, जिस पात्र में, जिस वेजल्स में ये रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज्ड होना चाहिए, वहाँ से कोई भी सब्सटेंस बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी आपको ये जो कंडीशन है प्राप्त हो पाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर आपको बोला। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है को आपको अटेन करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन पे हो। ठीक है, हो सकता है हम शुरुआत में a+b लिए तो c+d बनना शुरू हुआ, या फिर c+d हमने शुरुआत में ले लिया और इधर से a+b बनना शुरू हुआ और इधर से। तो बोलने का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है किसी भी डायरेक्शन पे आपको अटेन हो सकता है। जरूरी नहीं है फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही शुरू किया जाए, मे भी हमने रिवर्स डायरेक्शन से शुरू किया है, अर्थात शुरू में हमने c+d लिया है, वहाँ से a+b बना और फिर a+b से आपको क्या मिला, c+d बना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन आइदर डायरेक्शन, आइदर इट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको रासायनिक साम्यावस्था किसी भी दिशा में प्राप्त हो सकती है, चाहे आप शुरुआत करें अग्र दिशा से, चाहे आप शुरू करें पश्च दिशा से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति से केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिएगा इसको। अब मैं क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। रासायनिक साम्यावस्था को उत्प्रेरक की उपस्थिति से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उत्प्रेरक का प्रभाव किस में पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो मान लीजिए कोई कैटलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, अगर वो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है तो रिवर्स वाले को भी उतना ही क्या होगा, वो बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए ये कम कर रहा है जितना, उतना ही इसको भी कम करेगा। मतलब दोनों साइड वो प्रभाव डाल रहा है, तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चेंजेस जो हो रहे हैं वो दोनों में हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है कैटलिस्ट से, आपको याद रखना है। कैटलिस्ट से रेट ऑफ जो है क्या चेंज होता है, आपका रिएक्शन, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ हम अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज के जरिए जो है समझने वाले हैं। और उसके लिए आपको एक लॉ समझना पड़ेगा जिसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, जिसको हम दर नियम भी बोलते हैं एक्चुअली में, ये आपको याद रखना है। द्रव्यानुपाती नियम भी बोलते हैं, या इसको हम रेट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हमको समझना है। दर नियम या रेट लॉ भी इसको हम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। रेट लॉ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रेट लॉ, या उसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती का जो है नियम, इसको हम बोलते हैं। इसी को हमको समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट लॉ बोलता क्या है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी इक्वेशन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, बेसिकली ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्टिव मास किसके, एक्टिव मास के, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, ये आपको याद रखना है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से A + B = C, ये हमने लिया। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अर्थात दर का नियम क्या बोलता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो बेसिकली अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है किसके, जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, एक्टिव जो मास होता है किसका, बेसिकली किसका हम बात कर रहे हैं, अभिकारकों का, उसके वो क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक वर्ड हम लिख रहे हैं एक्टिव मास, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान की बात कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, सक्रिय द्रव्यमान की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि NaOH का सॉल्यूशन है, कोई NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं एग्जांपल पहले लेके इसको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम समझेंगे। जैसे NaOH है, x ग्राम NaOH, कितना ले रहे हैं हम, x ग्राम NaOH इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब x ग्राम NaOH हमने लिया V लीटर ऑफ विलियन में, कितने, किसमें लिया हमने, V आयतन का जो है आपका V लीटर जो है ये आयतन इसका है, और उसके हमने विलियन में ले लिया। अब हमको इसका एक्टिव मास पता करना है कि एक्टिव मास कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन आपको पता करना पड़ेगा, सांद्रता। तो हम यहाँ पर सांद्रता ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना है भाई इसका, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें ना तो कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कितना है, x ग्राम दिया हुआ है। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, मैंने आपको बताया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही तो है वो x ग्राम, ठीक है। लेकिन ये ग्राम में दिया हुआ है, और किस में है ये, इन V लीटर्स में आपको ये दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, V लीटर्स में आपको दिया हुआ है। मतलब सांद्रता दी हुई है x ग्राम कितना, V लीटर में। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मोल क्या होता है ना, ये इसको होता है एक्चुअल मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, अर्थात हिंदी में अगर लिखें कि मोल क्या होता है, तो वास्तविक द्रव्यमान बटे उसका जो है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इस्तेमाल होगी आगे जाके। अभी हम बात करते हैं कि x ग्राम NaOH की जब हम बात कर रहे हैं तो x ग्राम में दिया है, मतलब ये वास्तविक द्रव्यमान है, एक्चुअल मास है। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसका आणविक द्रव्यमान हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो जब हम आणविक द्रव्यमान उसका लेंगे तो NaOH का बेसिकली आप मास निकाल लीजिए। सोडियम का भार कितना होता है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और उसका ये होता है, ठीक है। तो ऐसे आप निकालेंगे तो 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो ये आपको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, ये 40। तो उसका मास कितना हो गया, उसका आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 40 हो गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x/40। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोल इन V लीटर। अर्थात जब हमको क्या करना हो कि एक्चुअल मास को कन्वर्ट करना हो मोल में, तो उसको डिवाइड कर दो उसी सब्सटेंस के किससे, उसके मॉलिक्यूलर मास से। बहुत आसान सा, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हमको जब मोल में कन्वर्ट करना होता है ना,
मोल में निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए उसका ग्राम या किलोग्राम जिसमें भी दिया हो उसको आपको उसके डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, बेसिकली उसके डिवाइड कर देना है उसके मॉलिक्यूलर मास से। इस प्रकार से उसको निकालते हैं और उससे डिवाइड कर दें तो मोल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि भाई एक्टिव मास कितना होगा इसका, तो एक्टिव मास जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमको प्रति लीटर में हम ले रहे हैं, कितना में ले रहे हैं, प्रति लीटर। तो x/40 इंटू V अगर मैं लिख दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव मास। सिंपल सी बात है। और इसको हमने क्या बोल दिया, मोल प्रति लीटर हमने बोला। ठीक है, तो एक्टिव मास कैसे निकाले हमने, वास्तविक द्रव्यमान उससे डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास को और फिर हमने उसको प्रति लीटर लिखने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नीचे में उसके V से। तो ये हो गया एक्टिव मास। तो जब हम बात करते हैं रेट लॉ की ना, तो हम उसके एक्टिव मास की बात करते हैं और एक्टिव मास ऐसे निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये काम आएगा आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो गया एक्टिव मास के बारे में। अब हम आते हैं रेट लॉ के बारे में, क्योंकि एक्टिव मास वहाँ पर यूज़ हो रहा था। तो एक्टिव मास कैसे निकालते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास जब मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको सक्रिय द्रव्यमान समझिएगा हिंदी में, तो सक्रिय द्रव्यमान के बारे में मैंने बात की। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इस इक्वेशन के लिए जो रेट होगा ना, दर जो होगा, रेट है ना, दर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा उसके रिएक्टेंट के, अभिकारक के एक्टिव मास के, मतलब सांद्रता की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मास मतलब सांद्रता की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, वो समानुपाती होगा उसके गुणनफल के। तो अर्थात इसके बराबर होगा ये A और B के सांद्रताओं के गुणनफल के। और ये सांद्रता किस में लिया गया है, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बात किया गया है। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ क्या बोलता है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, या फिर उसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अर्थात दर नियम में क्या बोलता है कि किसी अभिक्रिया की जो दर है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये यहाँ पर लिखना है। तो मैं अगर सामान्य शब्दों में यहाँ पर लिखूँ रेट या फिर दर, तो समानुपाती क्या होगा यहाँ पर, उसका अभिकारक या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका रेट लॉ। क्लियर इतना? तो इसके लिए हमको इस प्रकार से जो है लिखना होता है। क्लियर इतना? अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, स्मॉल के याद रखना, क्योंकि कैपिटल के भी आगे यूज़ होगा। इसको हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात ये कि ये स्मॉल के जो है ना, ये है आपका रेट कांस्टेंट। क्या है ये, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं ना, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया स्मॉल के, इसको हमने क्या बोला है, दर नियतांक बोला है। क्या बोला है, दर नियतांक बोला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको रेट लॉ। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मान लीजिए 2A + 3B = C, तो इसके लिए क्या होगा, तो समझिए इसके लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A + A + B + B + B = C, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो अगर मेरे को इसके लिए रेट लिखना हुआ ना, इसको हम R से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो R इसके लिए लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पहले तो A का लिखेंगे और फिर B का, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर कितने A हैं, तो आपको याद रखना है, उसको पावर में लिखना है। क्या में लिखना है, उसको पावर में आपको डिनोट करना है। और यहाँ पर कितने B हैं, तो 3 हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, उसको भी यहाँ पर पावर में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि यहाँ से हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस नियम से आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा और उस रिएक्शन के जरिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे रेट लिखे हुए, और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रेट होगा इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 2 मार्क्स के मेंस के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई रिएक्शन दे देगा और बोलेगा उसका रेट लिखो, तो
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दर नियम के अनुसार से, दर नियम के अनुसार से ऐसे लिखते हैं, और सामान्यतः तो हमने पहले देखा वो अपॉन वाला, इंस्टेंट और एवरेज वाला, लेकिन आपको दर नियम से अगर पूछा गया तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दर नियम के अनुसार से हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। तो मैंने तो एग्जाम्पल लेके समझाया आपको अभी, अब मैं इसको कर लेता हूँ जनरलाइज। जनरलाइज अर्थात हम किसी में भी कैसे लगाएंगे, तो देखिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, A प्लस B प्लस C, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कोई भी बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, ये बन रहा है। इसके लिए मेरे को जानना है क्या, रेट कितना होगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा रेट को, R प्रोपोर्शनल टू, पहले तो मैं लिखूंगा A, फिर B और फिर लिखूंगा C। क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस भी हैं, कोफिशिएंट है उसके, गुणज है, तो उसको हम क्या में लिखेंगे, पावर में लिख देंगे। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, स्मॉल के, कैपिटल A टू द पावर A, कैपिटल B टू द पावर स्मॉल b और कैपिटल C टू द पावर स्मॉल c। सो दिस इज बेसिकली रेट, बेसिकली रेट है, ये दर है किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। रेट दर इसको हम बोलते हैं, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, इसको हम यहाँ पर जो है बोल रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर आपको ये लिखना समझ में आ गया ना, तो आगे हम बढ़ते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं और वहाँ से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पर जो है समझते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं। अगला आपका टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अर्थात रासायनिक साम्यावस्था का नियम, रासायनिक साम्यावस्था का नियम, साम्यावस्था का नियम, ठीक है। इसको हम समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी ध्यान से देखिए, हमने लिया है, मान लीजिए A प्लस P दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये भी ले लेते हैं हम, A स्मॉल b B, और यहाँ ले लिया हमने स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, ठीक है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, और ये क्या हुआ, ये आगे चल रहा है। क्लियर इतना? इसको हमने क्या बोला, फॉरवर्ड, इसको बोला अग्र, ठीक है। और इसी को हमने उल्टा कर दिया, C D, और ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली ये हो जाएगा रिवर्स, पश्च, ठीक है, A B और ये, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, इसको लिखिए और इसका रेट रिएक्शन लिखिए दोनों के लिए। तो मैं अगर फॉरवर्ड के लिए लिखूं, रेट लिखूं, दर लिखूं, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मेरे को बताइए इसके लिए, ये हो जाएगा आपका A टू द पावर A और B टू द पावर यहाँ हो जाएगा B, ठीक है। इसको मैं सपोज R1 ले रहा हूँ, और R1 को इक्वल लिख सकते हैं K1, ये हो जाएगा आपका A टू द पावर A और B टू द पावर B। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए सेकंड पश्च वाले के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, उसको हम लिख रहे हैं R2 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हमने लिखा क्या, C। इसके लिए रिएक्टेंट ये हो गया ना पश्च वाले के लिए, जब उल्टा चलेगा तो इसके लिए रिएक्टेंट अभिकारक ये हो जाएगा और ये उत्पाद हो जाएगा। तो वहाँ पास अभिकारक के बारे में हम देख रहे हैं, ये हो जाएगा C और यहाँ पास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई D टू पावर D, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू K2, यहाँ पर हमने लिखा C टू द पावर कैपिटल C और D टू द पावर कैपिटल D। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लगाते हैं क्या, एट बैलेंस कंडीशन एट केमिकल इक्विलिब्रियम। आप ध्यान से देखिए, एट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या मिलता है आपको, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर आपको क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू R2। बोलने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होती है पश्च अभिक्रिया की दर के, ठीक है। यहाँ से मान रख देते हैं, ये आपका एक इक्वेशन मिला है और ये आपका एक इक्वेशन, इसको 1, इसको हम 2 रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा K1 स्मॉल K1, ठीक है, A टू द पावर A B टू द पावर B दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C टू द पावर C K2 और
डी टू द पावर ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे बेसिकली K1 अपॉन K2। देखिए K1 अपॉन K2 किया मैंने, मतलब K1 K2 को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, इधर स्थानांतरित कर दिया और इधर इसको ले गया, पक्षांतर कर दे रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, तो यहाँ पास ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C टू द पावर C और D टू द पावर क्या हो जाएगा स्मॉल d अपॉन हो जाएगा A टू द पावर A और B टू द पावर B। ठीक है, ये इक्वेशन आया। इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल K EQ, K साम्यावस्था, K इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, साम्य स्थिरांक। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझाने के लिए बोला गया मेंस में मान लीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा।